नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक वीडियो ला रहा हूँ जो एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है। और यह क्लेम में बीमा कंपनी इस केस को ज़बरदस्ती टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करना चाह रही थी और इंश्योर्ड पार्शियल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहता था, यानी गाड़ी को रिपेयर कराना चाहता था। और गाड़ी का खर्च भी 75% ऑफ आईडीवी से कम रिपेयर खर्च था। तो लेकिन बीमा कंपनी गलत तरीके से अपनी यह क्लेम में नेट लायबिलिटी को कम करने के लिए गलत तरीके से सेटल करने का दबाव बना रही थी। तो इंश्योर्ड ने इसके लिए एक लंबी फ़ाइट की और फिर बीमा कंपनी से वाजिब अपना बीमा क्लेम हक लिया, गाड़ी को रिपेयर बेसिस पे सेटल कराया। तो इस केस को शुरू करते हैं। तो ये गाड़ी है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। ये 2018 मॉडल गाड़ी है और ये अनिल कुमार रावल जी के नाम पर इंश्योरेंस है और वही गाड़ी के मालिक हैं। आरसी पर भी ऑनरशिप श्री अनिल रावल जी की है। ये इनके दो बेटे हैं और एक बेटे से इनकी ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी की एक प्राइवेट क्षेत्र की निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से इस गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसमें 0 डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज भी थी। और इस गाड़ी की आईडीवी 12,83,000 थी। अभी इस गाड़ी के हाल फिलहाल में रेट बढ़ गए हैं, काफ़ी महंगी है। तो लेकिन चूँकि इन्होंने 2018 में ख़रीदी थी, ये 4 साल पुरानी थी, अब तो खैर 5 साल हो गए। और तब इसकी आईडीवी जो जब इन्होंने 22 में पॉलिसी ली 12,83,000 21 में ली थी, जो 22 तक इनकी पॉलिसी थी। तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ये गाड़ी थी। तो 24/7/2022 को पॉलिसी पीरियड में इनका बेटा चाहत रावल गाड़ी से कहीं जा रहा था और ये गाड़ी का एक मेजर सामने से एक्सीडेंट हुआ। ये गाड़ियाँ महंगी होती हैं, सामने से लगती हैं तो नुकसान भी अच्छा ही होता है। तो ये सामने राइट फ्रंट से ये मेन गाड़ी लगी थी, शायद किसी बस या ट्रक से ये गाड़ी लगी थी। और वैसे किसी को चोट नहीं आई थी, कोई थर्ड पार्टी लॉस नहीं था। कोई थर्ड पार्टी शायद मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन कोई इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं थी। गाड़ी को ये क्रेन के माध्यम से टोयोटा के डीलरशिप पे ले गए। नोएडा में एक टोयोटा डीलरशिप है, उत्तम टोयोटा, वहाँ पर ये गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए ले गए, क्लेम प्रोसेस से रिपेयर कराने के लिए। और सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए जो रिपेयर वर्कशॉप थी उसने बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया और क्लेम इंटीमेट हुआ 24/7/2022 को एक्सीडेंट हुआ। 22 यानी कि ये पिछले साल की बात है, अभी 23 चल रहा है। और 30/7/2022 को बीमा कंपनी ने ये क्लेम के लिए एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, जिन्होंने 3 अगस्त 2022 को सर्वे किया। और उसके बाद ये गाड़ी यूं ही खड़ी रही। आपस में ये फ़ोन करके उस क्लेम के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में पता करते थे सर्वेयर साहब से, बीमा कंपनी से। तो जो बीमा कंपनी है, सर्वेयर साहब का उतना अच्छा रुख नहीं था और बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब का कहना था ये गाड़ी टोटल लॉस है, इसकी वैल्यूएशन करा रहे हैं। और फाइनली उन्होंने बताया कि ये गाड़ी टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होगी। 9,45,320 रुपये इस गाड़ी की रैक वैल्यू है। तो आईडीवी में से जो पैसे काट के रैक वैल्यू को 3,35,650 रुपये की बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी बनती है टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटल
ऐसा बीमा कंपनी के सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी ने बताया। वो जिसे रैक वैल्यू कह रहे थे वो एक्चुअली में रैक वैल्यू नहीं थी, वो गाड़ी की सेल वैल्यू थी, यानी कि एक गाड़ी को एज ए गाड़ी बेचना। स्क्रैप मीन या साल्वेज मीन या रैक मीन कबाड़ होता है जिसमें आरसी को कैंसिलेशन करना होता है। अगर कैंसिलेशन करके बेचते तो इस गाड़ी की फिर ये इतनी वैल्यू ही नहीं मिलती, क्योंकि जो जिसे ये रैक वैल्यू बता रहे हैं 73.68% ऑफ आईडीवी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कबाड़ वैल्यू है या क्या वैल्यू है। तो ये कबाड़ वैल्यू नहीं थी। तो उसके बाद इनमें विवाद चलता रहा। सर जो इंश्योर्ड था उनका कहना था साहब आप मुझे कम ही दे दो, 75% तक ही दे दो, बाकी मैं खर्च कर लूँगा, लेकिन मैं टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी लिया, एक फैमिली कार है, हम सब लोग इससे उनका एक अटैचमेंट था, तो वो टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट नहीं चाहते थे। लेकिन बीमा कंपनी या अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, या यूँ कहें कि नहीं मानी, वो अपना रिजिड रहे। जब काफ़ी लंबा समय हुआ तो फिर इंश्योर्ड ने बीमा लोकपाल में कंप्लेन की। बीमा लोकपाल में इसको उसमें कंप्लेन हुई और बीमा लोकपाल में जो है दिसंबर में उन्होंने कंप्लेन की थी। तो मैं ये कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ एक पेपर पे, जो कि ये तो मुझको भी थोड़ा सा ध्यान करना पड़ रहा है। हाँ, बीमा लोकपाल ऑफिस में 2/12/2022 को इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जो एक तय प्रोसेस है। और इसकी फिर 12 जनवरी 2023 यानी कि 2023 में 12 जनवरी को बीमा लोकपाल ऑफिस दिल्ली में सुनवाई हुई। चूँकि इंश्योर्ड दिल्ली के रहने वाले थे तो इसलिए दिल्ली ऑफिस में सुनवाई हुई। वहाँ पे एक तरफ ये थे, एक तरफ बीमा कंपनी के वकील आए थे। तो इंश्योर्ड ने कहा साहब वहाँ पे मैं इस गाड़ी से अटैचमेंट है, मैं ये चाहता हूँ, और मैं यहाँ तक कि मुझे ये मेरी सुन ही नहीं रहे, ज़बरदस्ती इसको टोटल लॉस कर रहे हैं, और मैं चाहता नहीं हूँ उस गाड़ी में, मैं 70% तक भी तैयार हूँ। तो उधर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा नहीं साहब ये टोटल लॉस ही है, इस गाड़ी में 75% से ज़्यादा खर्च है, तो इसलिए हम इसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करेंगे। बीमा लोकपाल ने आपस में मीडिएशन के लिए फिर बीमा कंपनी को कहा, तो बीमा कंपनी वहाँ पे इसके लिए तैयार हो गई कि ठीक है साहब, अगर ये कह रहे हैं 70% पे, तो ये हमें नया एस्टिमेट दे दें और हम दोबारा से इसको रिकंसिडर करेंगे और देखेंगे पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत अगर ये होगा तो हम फिर इसको पार्शियल लॉस जो भी होगा उसके बेसिस पे सेटल कर देंगे। तो बीमा लोकपाल ने इस चीज़ को रखते हुए 30 दिन का समय देते हुए फैसला दिया कि ठीक है इंश्योर्ड एक नया एस्टिमेट दे जैसा वो कह रहे हैं, और फिर बीमा कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्लेम को सेटल कर दे। तो ये 12 जनवरी में ये डिसीज़न आया। इसके बाद इनको लगा कि शायद अब तो काम हो जाएगा, और इन्होंने बीमा कंपनी से फॉलोअप करना शुरू किया, सर्वेयर साहब से भी करना शुरू किया। इन्होंने एक एस्टिमेट बनवाया वर्कशॉप से, जो 70% जो गाड़ी की जो इंश्योर्ड वैल्यू थी आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, बीमित राशि, उसके 70% जो अमाउंट है उस फिगर का इन्होंने एक डिटेल्ड रिपेयर एस्टिमेट बनवा के बीमा कंपनी को दिया। लेकिन इसके बाद बीमा कंपनी फिर तैयार नहीं है, बोले नहीं साहब आपकी गाड़ी में खर्चा ज़्यादा है। तो सर्वेयर साहब ने एक इसके लिए 2 रिपोर्ट बनाई हुई थी। एक तो पहली रिपोर्ट थी जो उन्होंने 27/12/2022 को बनाई थी। उसके बाद एक रिपोर्ट 8/4/2023 को बनाई, जो बीमा लोकपाल ऑफिस के डिसीजन के बाद, जो 8,44,525 रुपये की, जिसमें उन्होंने कुल असेसमेंट रखी थी, जो 75% से कम थी। लेकिन सर्वेयर साहब का कहना था कि अभी गाड़ी में जब डिसमेंटलिंग करेंगे तो और बहुत कुछ डैमेज निकलेगा और ये 75% से क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटल
होना चाहिए और ये एक टोटल लॉस क्लेम है। जो सर्वेयर साहब ने 27/12/2022 को रिपोर्ट दी थी, उसमें जो उन्होंने असेसमेंट किया था वो 11,16,904 रुपये का था, जो 75% से ज़्यादा था। जो इंश्योर्ड ने सबसे शुरू में जब गाड़ी ले जाके जो रिपेयर एस्टीमेट दिया था, तो वो भी एक 11,42,432 रुपये प्लस टैक्सेस, जो जीएसटी लेबर पे और पार्ट्स पे आता है, तो जो 28-18 इस तरीके से होता है परसेंट, तो उस हिसाब से ये एक आईडीवी, जो गाड़ी की आईडीवी है, उससे भी ज़्यादा का रिपेयर एस्टिमेट था। ये वैसे एक कॉमन प्रैक्टिस है कि एस्टिमेट ज़्यादा ही बनता है। तो जब बीमा कंपनी सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं हुई बीमा लोकपाल के बाद भी, तो फिर ये कुछ परेशान हुए, वर्कशॉप पे इधर उधर बात की, फिर इन्हें किसी माध्यम से मेरा नंबर मिला। तो उसके बाद इन्होंने 19/5/2023 को मुझे फ़र्स्ट टाइम कांटेक्ट किया, यानी 19 मई 2023 को इन्होंने अपना क्लेम बताया और मुझसे अपना जो पेपर्स को शेयर किए, बीमा लोकपाल ऑफिस का डिसीजन शेयर किया। तो मैंने कहा आपका क्लेम तो बनता है, अगर आप गाड़ी को रिपेयर कराने के बाद जाते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि बीमा लोकपाल के पास कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि आपकी गाड़ी में कितना रिपेयर खर्च है, और ना ही आपने ये कहा, आपने ये कहा कि आप 70% तक लेने को तैयार हैं। तो ये थोड़ा सा जो डिसीज़न है उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसके बाद 70% यानी 7 लाख जो इंश्योर्ड ने बीमा लोकपाल ऑफिस के डिसीजन के बाद 7,07,229 रुपये प्लस जीएसटी का एक रिपेयर एस्टीमेट दूसरा दिया था, जो विद इन 75% ऑफ आईडीवी था, लेकिन बीमा कंपनी मान नहीं रही थी। उसके बाद इन्होंने मुझे 19 मई को संपर्क किया, 19 मई 2023 को। उसके बाद फिर ये कहीं गायब हुए। इन्होंने फिर मुझे दोबारा से जून में संपर्क किया, 9 जून 2023 को, और इन्होंने कहा साहब आपकी मदद चाहिए और इस क्लेम में मैं पार्शियल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहता हूँ। इसके बाद साहब मैं इस गाड़ी को देखने उत्तम टोयोटा पे गया। मैंने इनके साथ इनकी गाड़ी देखी, लॉस को जाना, तो मैंने देखा ये विद इन 75% रिपेयर हो जाएगी, उससे कम ही कम में। मैंने इनसे पूछा साहब ये जो क्लेम है ये पार्शियल लॉस बेसिस पे ही सेटल होना चाहिए, है भी ये पार्शियल लॉस बेसिस, लेकिन अगर हम ऐसे कहेंगे तो बीमा कंपनी मान नहीं रही है, तो क्यों ना हमें ये गाड़ी को एक्चुअली रिपेयर करानी होगी, और यही टोयोटा के नाम से ही हम इसको रिपेयर कराएंगे, और लेकिन हमारे पास वो रिपेयर खर्च के पैसे होने चाहिए, क्योंकि कल के दिन कंपनी क्लेम दे ना दे, तो चूँकि रिपेयर कराएंगे हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो हमारे पास ये पैसे होने चाहिए। इन्होंने कुछ समय लिया, 1-2 दिन, फिर ये तैयार हो गए, क्योंकि अमाउंट बड़ा था, 9 लाख जो 75% बैठता है वो 9,62,000 कुछ रुपए बैठता था। तो ये तैयार हो गए उसके लिए, बोले ठीक है मैं तैयार हूँ साहब ये रिस्क लेने के लिए। उसके बाद हमने वो वर्कशॉप से बात की, नुकसान को समझा, और हमने वर्कशॉप को और बीमा कंपनी को मेल की, साहब ये ऐसे ऐसे गाड़ी है, ये पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट हम चाहते हैं, और हमारी गाड़ी में जो रिपेयर खर्च है हमने स्टडी कर ली वो 75% से कम है, और ये लगभग इतना आना चाहिए। हमने शायद 950 या 925 कोई ऐसी फिगर रख के, और बहुत सारे नियम कायदे कानून रखते हुए बीमा कंपनी, सर्वेयर साहब और हायर अथॉरिटीज़ को मेल की, और वर्कशॉप को बोला गाड़ी में काम शुरू कर दो। वर्कशॉप ने साहब गाड़ी में काम शुरू कर दिया। उसने ऑर्डर लगाया, पहले तो सामान आने में ही ये बहुत सारे पार्ट्स आने थे, काफ़ी दिन लग गए। फिर गाड़ी रिपेयर हुई, रिपेयर होने में भी एक लंबा समय लगा। कुछ पार्ट जब गाड़ी जो उन्होंने लिखे थे, कुछ पार्ट तो बच गए, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे थे जो पहले डैमेज नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन वो डैमेज नज़र आए, तो जो डालने ज़रूरी थे तो वो डाले इस तरीके से। और हम इंश्योरेंस कंपनी को, सर्वेयर साहब को रिपेयर जो प्रोसेस चल रहा था वो सब मेल पे इन्फॉर्म, उनकी सारी सूचना दे रहे थे, फ़ोटोग्राफ्स भी दे रहे थे।
गाड़ी 1-1.5 महीने, शायद 9वें महीने में जाके गाड़ी रिपेयर हो गई। 11/9/2023 को इसका एक प्री इनवॉइस तैयार हुआ जब गाड़ी कंप्लीट रिपेयर हुई, जो 9,26,873 रुपये था, जो 72.24% का था। तो आईडीवी का 72.24% था। तो ये इस हिसाब से तो पार्शियल लॉस क्लेम है। हमने बीमा कंपनी को फिर मेल की, साहब ये पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए, और अगर आप पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं तो इस गाड़ी का रिपेयर बिल हम बीमा कंपनी के नाम बनवा देंगे, और जिससे जो बीमा कंपनी है उसको जीएसटी इनपुट क्रेडिट का फ़ायदा हो जाएगा, तो बीमा कंपनी की लाइबिलिटी और कम भी हो जाएगी और ये बेनिफिट भी हो जाएगा। अदरवाइज़ हम फिर इस गाड़ी का पेमेंट करके और बिल अपने नाम बनवा लेंगे। तो अगर बाद में लॉस होगा इसके लिए बीमा कंपनी या सर्वेयर साहब जिम्मेदार होंगे। सब बीमा कंपनी कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं दे रही थी, ना सर्वेयर साहब दे रहे थे। सर्वेयर साहब ने इस गाड़ी का री इंस्पेक्शन किया 1 तारीख को, उस पर वो ये सब भी मेल पे था, और हमने सर्वेयर साहब से सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी, साहब आपने री इंस्पेक्शन कर लिया, अब हमें इसकी रिपोर्ट दीजिए गाड़ी की, ये प्री इनवॉइस है। सर्वेयर साहब बोले कि मैंने तो पहले ही रिपोर्ट दे दी, मैंने कोई री इंस्पेक्शन नहीं किया। तो सर्वेयर साहब का हमें ये जो स्टेटमेंट है बहुत अजीब लगा। हमने इसके लिए कंप्लेन की। हमने कहा साहब ये मेल है, देखिए ये आप आए थे, ये आपने उस दिन, इन्होंने कुछ दिन गाड़ी का काम रोकने के लिए भी कहा था, मैं फला तारीख को आऊँगा इसका इंस्पेक्शन करने, तब तक काम मत करना, ये मेल पे था, री इंस्पेक्शन का मेल पे था। तो ये सारे सबूत हमने दिए। तो खैर सर्वेयर साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने ये शायद 23 सितंबर को पुलिस अथॉरिटीज़ को कंप्लेन की, जब तक बीमा कंपनी मान ही नहीं रही थी। गाड़ी तो रिपेयर हो गई थी शुरुआत सितंबर में, और प्री इनवाइस बन गई थी 11 सितंबर को। तो हमने 23 सितंबर को दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन की। हमने कहा ये बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब इलीगल तरीके से ये गाड़ी को विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेचकर एक गलत तरीके से टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। साहब ये मेल की, इसके बाद बीमा कंपनी का जवाब आ गया, साहब हम इस क्लेम को पार्शियल लॉस बेसिस पे, रिपेयर बेसिस पे सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। बीमा कंपनी ने बोला साहब ये बिल कंपनी के नाम बनवा के दे दो। हमने बीमा कंपनी को बिल दिया। बिल 9,26,873 का था। बीमा कंपनी इस के बाद उन्होंने एक वर्कआउट किया, और फिर एक सर्वेयर साहब ने डिलीवरी ऑर्डर दिया जिसमें कुछ पैसे उन्होंने साल्वेज और चीज़ों के काटे हुए थे। तो हमने फिर मेल की कि साहब हमें साल्वेज नहीं चाहिए, बीमा कंपनी ले सकती है, और ये बिल के सापेक्ष काफ़ी कम है। और तीसरी चीज़, डिलीवरी ऑर्डर या क्लेम का जो भी वादा करना है वो बीमा कंपनी करे। और सर्वेयर साहब ने तो कह रहे थे मैं तो पहले ही रिपोर्ट दे चुका हूँ, तो अब क्या करना है, और सर्वेयर साहब को अधिकार भी नहीं है डिलीवरी ऑर्डर देने का। इसके बाद फिर बीमा कंपनी से मेल आई, और फिर बीमा कंपनी 5% साल्वेज काटने को कह रही थी, तो वो अपना डिसीजन वापस लिया। तो इसमें फिर 9,26,873 का बिल था। कुछ पार्ट्स जो कंसिडरेशन क्लेम में नहीं थे, हम भी वह मान गए। तो कुल मिला के फिर 9 लाख समथिंग, 9 लाख कुछ हज़ार का जो है बिल उन्होंने देना, 5,000 या कुछ ऐसा, मुझे ठीक अमाउंट याद नहीं एग्जैक्ट। तो 18,000 रुपये शायद कट के सारा उन्होंने पेमेंट वर्कशॉप को डायरेक्ट कर दिया था। बिल उनके नाम बन गया, और इस तरीके से इंश्योर्ड को अपना एक लंबे समय बाद जो टोटल लॉस कर रही थी पार्शियल लॉस बेसिस पे सेटल हुआ, और उसको वाजिब क्लेम हक मिला। तो अगर बीमा कंपनी टोटल लॉस पे कर रही थी तो उनकी जो नेट लाइबिलिटी वो 3,35,000 के करीब थी, और रिपेयर बेसिस पे 9 लाख के करीब थी, 9,05,000। तो इसलिए बीमा कंपनी गलत तरीके से इसको सेटल कर रही थी, जिससे उनकी नेट लाइबिलिटी कम आए। तो इंश्योर्ड ने सही ढंग से फ़ाइट की। हाँ, थोड़ा लेट हुआ, समय 1.25 साल लगा इसमें। जुलाई का एक्सीडेंट, और जो 10वें महीने में शायद 5
अक्टूबर के करीब ये 5 अक्टूबर 2023 को ये सेटल हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने हक लिया। तो अगर कभी आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आप सर्वे रिपोर्ट लीजिए सर्वेयर से। यहाँ जो सर्वेयर साहब ने रिपोर्ट दी थी वो बहुत ही अजीब थी। उन्होंने जिन बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट किया था, जब वो सर्वे रिपोर्ट देखी तो वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, जबकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बेसिस पे कोई क्लेम सेटलमेंट नहीं होता। सर्वे रिपोर्ट होती है जिसे हम फाइनल सर्वे रिपोर्ट भी कहते हैं। तो बहुत ही अजीब किस्म की वो इंटरिम रिपोर्ट थी। आप बीमा कंपनी उनके बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन ले रही है, जिसमें प्रॉपर वे में जो डिटेल होनी चाहिए क्लेम्स की, पॉलिसी की, वो कुछ भी नहीं थी। तो बहुत ही गलत तरीके से इस क्लेम में बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब की तरफ से काम हो रहा था। लेकिन इंश्योर्ड ने धीरे धीरे सही तरीके से शिकायत की और फिर अपना वाजिब क्लेम हक लिया। तो अगर कभी भी आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आप भी इसी तरीके से आप अपनी गाड़ी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे रिपेयर करा के आप अपना हक ले सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपकी गाड़ी में वास्तविक रिपेयर खर्च कितना है। ये आप किसी भी एक्सपर्ट जो मोटर को जानता हो, मोटर पार्ट्स के बारे में, उसकी सहायता से आप इसको जान सकते हैं। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको मैं यहीं विराम देता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।